Good morning, friends. Today is 7th September 2016, and we are going to discuss the articles of The Hindu. First article is regarding the dispute on the Kaveri River. This dispute is between the Tamil Nadu and the Karnataka. Although this time the monsoon is right, there is no deficiency. But in South India or in some regions of Tamil Nadu and Karnataka, there is a deficient monsoon. Or also you might have read in geography that South India, or particularly this Tamil Nadu, gets its rain from the retreating northeast monsoon, north southwest monsoon, and there is a shadow zone in the southwest monsoon. अब देखिए कावेरी रिवर पर डिस्प्यूट है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में काफी लंबे समय से, आपने इस बारे में पढ़ा ही होगा। और जब भी किसी मानसून ईयर में डेफिशिएंसी होती है तो तमिलनाडु जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास कर्नाटक को फोर्स करने के लिए, थोड़ा वाटर रिलीज करने के लिए। और वहां अभी भी कोई ऐसी कंसेंसस है नहीं कि डेफिशिएंट ईयर में कैसे वाटर को डिवाइड किया जाए, कोई भी इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म वहां पर नहीं है। और 2007 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने अपने एक डिसीजन में कहा था कि जब भी कोई डेफिशिएंट ईयर होता है तो वाटर कैसे डिवाइड किया जाए, प्रो रेटा बेसिस पे। ये प्रो रेटा बेसिस क्या है? प्रो रेटा बेसिस ऐसा है कि जितना भी पानी बचा है उसको प्रोपोर्शनली डिवाइड कर लिया जाए। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कोई भी कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड या फिर रेगुलेटिंग अथॉरिटी वहां पर नहीं है, और यूनियन गवर्नमेंट में उसके बदले में बनाई एक सुपरवाइजरी कमेटी बनाई, जिसके सदस्य कौन कौन होगा? जिसके सदस्य यूनियन ऑफिशियल्स होंगे, और उसके सदस्य यहां पर दोनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और सेंट्रल वाटर कमीशन के सदस्य भी होंगे। और इस मामले में कोर्ट ने कहा कि इस सुपरवाइजरी कमेटी के पास आप जाओ, वो डिसीजन लेंगे इसका। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल अपने इस वर्डिक्ट में कहा कर्नाटका को 13,000 यानी 13,000 मिलियन क्यूबिक वाटर रिलीज करने के लिए कहा, जो कि संबा क्रॉप के लिए जरूरी होगा तमिलनाडु में। लेकिन फिर भी इतना वाटर संबा क्रॉप को पूरा पानी नहीं प्रदान कर पाएगा। और कर्नाटका कह रहा है कि हम तो पहले से ही डेफिशिएंट है, तो हम क्या वाटर रिलीज करें। तो यहां पे देखिए, कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप है दोनों स्टेट्स की, वो तो कम से कम अपनी जनता को ये नहीं दिखाना चाहते कि हम अपने स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ हैं। यानी ना तो कर्नाटका वाटर रिलीज करना चाहता, और तमिलनाडु पूरा जोर लगा रहा है वाटर लेने के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप को तो आपको पता होगा वोट लेने होते हैं। ऐसा कोई भी डिसीजन हो तो देखिए, टेक्निकल बॉडी मस्ट टेक दिस काइंड ऑफ डिसीजंस वी मस्ट नॉट लीव ऑन द पॉलिटिकल लीडरशिप और इवन इन सुप्रीम कोर्ट, because Supreme Court is also not has expertise in taking this kind of decisions. अब सेंटर को ये चाहिए था कि वो पहले कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड या अथॉरिटी गठित करते, वो ये डिसीजन लेती। और नाउ एक्सपर्ट्स मस्ट फाइंड आउट ए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन फॉर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज इन द फ्यूचर आल्सो वी मे फेस द डेफिशिएंट ईयर्स। और कावेरी रिवर का इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो दोनों स्टेट्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। और देखिए, पानी तो आने वाले टाइम में कम होने ही वाला है, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को हम बढ़ावा दें, वाटर को अच्छे से मैनेजमेंट करें इसकी। और पुराने टाइम में देखिए, कुछ समय पहले जो दोनों स्टेट्स के किसानों के बीच में एक वाटर फैमिली बनाई गई थी, इस तरह की वाटर फैमिलीज भी हम बना सकते हैं ताकि एक हॉस्टिलिटी ना रहे। अभी देखिए, दोनों कर्नाटका में इस प्रोटेस्ट हो रहे, एक हॉस्टिलिटी नहीं रहे। और एक ऐसे देखिए, हमें एज ए इंडिया वर्क करना चाहिए। अगर किसी भी स्टेट के पास पानी है तो वोट की राजनीति से ऊपर उठ के उससे पानी देना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट कर्नाटका हैज सफिशिएंट वाटर, जस्ट आई एम सेइंग इफ इट हैज देन इट मस्ट गिव। दूसरा आर्टिकल हमारा है G20 के बारे में। कल ही हमने पढ़ा था G20 का आर्टिकल, तो कुछ खास इसमें है नहीं। तो आप कल, जैसे मैंने बताया, रिवाइज करवा देता हूँ आपको। 1999 में दिस G20 वाज कंस्टिट्यूटेड, बट दिस गोट हाईलाइटेड आफ्टर द क्राइसिस ऑफ 2008 and it tackled those crises very efficiently. And G20 has the 85% world GDP and 2/3 population of the world. और कल भी देखिए, जब भी G20 आता है, कल हमने डिस्कस किया था कि कुछ खास निकल कर आता नहीं है। जब भी G20 होता है कि वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स कम टुगेदर एंड दे टेक द सेल्फी विद ईच अदर, यानी एक फोटो अपॉर्चुनिटी बनकर रह गया है। तो इस G20 में भी 3 तरह के इश्यूज पर, मतलब इस आर्टिकल में 3 तरह के इश्यूज पर फोकस है। कौन कौन से? एक तो स्टील इश्यू पर, कैसे चाइना के पास स्टील है, अभी डिस्कस करते हैं। दूसरा क्लाइमेट चेंज पर कुछ खास निकल के नहीं आया है। और तीसरा जो है वो टैक्स का, मतलब इस आर्टिकल में इन 3 चीजों पर डिस्कस किया गया। चाइना के पास में बहुत ज्यादा स्टील है, यानी चीप स्टील है। तो चाइना क्या करता है, दूसरे देशों की मार्केट्स जैसे कि इंडिया, यूके में वो चीप स्टील फ्लड कर देता है, बाढ़ आ जाती है चीप स्टील की। तो G20 के कम्युनिक में, एक कम्युनिक एक डॉक्यूमेंट होता है, 7,000 पेजेस का है, हर बार होता है, इस बार ये 7,000 पेजेस का है।
चाइना ने इस बात का प्रोटेस्ट करते हुए भी G20 के कम्युनिक में एक ग्लोबल फोरम ऑन स्टील ऑन एक्सेस कैपेसिटी बनाने की बात की गई है, जो क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन और शेयरिंग करेगा स्टील के बारे में, कितना स्टील प्रोड्यूस हो रहा है, कितना फ्लड किया जा रहा है, यानी इस सब के बारे में। और दूसरा है क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज में क्या है, देखिए इस बार क्लाइमेट चेंज जो 2015 में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो एग्रीमेंट हुआ था वो अभी फॉर्मुलेट रेटिफाई नहीं हुआ है, और इस बार भी यूएस और चाइना के बीच में तो एग्रीमेंट हुआ, लेकिन फाइनल, हाँ, ये फाइनल एग्रीमेंट पास नहीं हुआ है वो अभी। और तीसरा है जो हमारा टैक्स अवॉइडेंस के बारे में, ये प्री में इसका क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा, इंटरनेशनल टैक्स अवॉइडेंस एंड एडवांसिंग कोऑपरेशन ऑन द बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, यानी जो G20 है उस ये टैक्स अवॉइडेंस को दूर करने में, अवॉइड करने में एक एग्रीमेंट बना रहे हैं। और ज्यादा कुछ नहीं है इस आर्टिकल में। देखिए G20 जो है अपना पर्पज, जो अब इसका पर्पस है और विजन है, उसे अपना रिकास्ट करना चाहिए। इट इज ऑन डिक्लाइनिंग ट्रेंड, इट मस्ट इंप्रूव द विजन, अदरवाइज इट विल पेरिश। जो अगला आर्टिकल हमारा है ये न्यूक्लियर सेफर वर्ल्ड की ओर है। अच्छा आर्टिकल है ये भी। देखिए 71 यूएन सेशन है इस बारे, और सभी देशों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वहां आएंगे। तो ये उम्मीद की जाती है कि प्रेसिडेंट ओबामा जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ कुछ कदम बढ़ाएंगे। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट अलग है, न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल अलग है, आप इन दोनों के बारे में कंफ्यूज मत कीजिएगा। जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है इसमें जो ऑलरेडी आर्म्स है उनको डिफ्यूज करना, उनको यू कैन से दैट नष्ट करना है, और आर्म्स कंट्रोल है कि न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ने से रोकना, एक लेवल पर कंट्रोल करना। सालों से इस मुद्दे पर अभी तक कुछ भी खास प्रोग्रेस हुई नहीं है। सिलेक्ट होने के बाद में 2008 में प्रेसिडेंट ओबामा सिलेक्ट हुए थे यूएस के प्रेसिडेंट, और सिलेक्ट होने के बाद में 2009 में उन्होंने एक स्पीच दी। ये स्पीच थी प्रागवे में। उन्होंने इस स्पीच में कहा कि यूएसए एकमात्र एक ऐसा कंट्री है जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स का अभी तक इस्तेमाल किया है। हिरोशिमा और नागासाकी में बहुत ज्यादा नुकसान वहां पे हुआ था। तो यूएसए की एक ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वर्ल्ड को पीस की ओर ले जाया जाए, और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से उन्हें एक साल बाद 2009 में नोबेल प्राइज भी मिला था ओबामा को। तो अब देखते हैं, लेट्स डिस्कस दी ओबामा का न्यूक्लियर रिकॉर्ड है कैसा। द ओबामास न्यूक्लियर रिकॉर्ड इज मिक्स रिकॉर्ड। प्रागवे स्पीच के एक साल बाद ही जो उनका एक लोकल न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू होता है, यानी इसे कह सकते हैं आप एनपीआर, उन्होंने उसमें कहा गया कि अब न्यूक्लियर वेपन्स को रोल को कम करने की बात उन्होंने उस एनपीआर में कही। और एक दूसरा डॉक्यूमेंट होता है न्यूक्लियर वेपन्स एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी। इसमें भी उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स को यूएसए तभी इस्तेमाल करेगा एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में, ऐसे नहीं इस्तेमाल करेगा। इवन डिफेंस डिपार्टमेंट को कहा गया कि सॉरी, आप कुछ अलग मेथड्स इन्वेंट कीजिए, यानी नॉन न्यूक्लियर सिक्योरिटी की तरफ आप ध्यान दीजिए और न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ आप ध्यान ज्यादा मत कहिए। तो ये तीन चीजें हैं, एनपीआर और एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी और डिफेंस डिपार्टमेंट। अब उसके बाद एक स्टार्ट ट्रीटी है। स्टार्ट, दिस ट्रीटी इज ए न्यूक्लियर ट्रीटी टू कर्ब द न्यूक्लियर वेपन्स। दिस ट्रीटी वाज बिटवीन द रशिया एंड द यूएस, और ये भी हुई 2011 में हुई थी। अगर 2021 में ये रिन्यू नहीं हुई तो ये लैप्स हो जाएगी, यानी 2021 में इसे रिन्यू होना जरूरी है। 2021 में इसे रिन्यू करना जरूरी है, अदरवाइज ये लैप्स हो जाएगी। और ओबामा ने 2010 में एक न्यूक्लियर समिट भी चलाया। न्यूक्लियर समिट था कि हाईलाइट करने के लिए कैसे न्यूक्लियर जो वेपन्स है उनका खतरा है टेररिस्ट के हाथों में पड़ने का। देखिए अगर टेररिस्ट के हाथों में न्यूक्लियर वेपन्स पड़ गए तो फिर वर्ल्ड की तबाही को कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा जो उन्होंने क्या किया, इसके अलावा उन्होंने ईरान के साथ डील भी साइन करी न्यूक्लियर वेपन्स के जो एक्सपेंशन को रोकने के लिए। ये डील भी काफी फायदेमंद साबित होगी न्यूक्लियर वेपन्स को रोकने के लिए। इसके अलावा ओबामा जो हिरोशिमा भी गए। हिरोशिमा वाज वन ऑफ द लोकेशन वेयर द न्यूक्लियर बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड इन 1945। वो वहां भी गए। देखिए ये सब तो अच्छी बातें हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हुई ओबामा ने की, लेकिन ये इतना भी अच्छा नहीं है, मिक्स रिस्पॉन्स है। अब कुछ नेगेटिव बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। एक सीटीबीटी ट्रीटी होती है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। सीटीबीटी ट्रीटी में कुछ भी ऐसी प्रोग्रेस नहीं हुई। 1996 में सीटीबीटी ट्रीटी हुई थी, क्लिंटन के टाइम में ये सीटीबीटी ट्रीटी हुई थी, और इवन क्लिंटन ने यू कैन से दैट ने इनको अपनी एसेंट प्रदान की, लेकिन वहां के उस टाइम पे कांग्रेस और सीनेट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। और अभी ओबामा के टाइम में इस पर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई। और जो एनपीआर और एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी है उसमें कम जो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ ध्यान न देने की बात तो की गई है, लेकिन ये सिर्फ बातें ही है, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं देखने को मिल रहा है।
और इसके अलावा व्हाट द प्रेसिडेंट ओबामा हैज डन, उन्होंने पास किया 1 ट्रिलियन डॉलर्स का जो फंड है वो पास किया। वो किस लिए था? नेक्स्ट 3 डेकेड्स में यूएस के न्यूक्लियर आर्सेनल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मतलब एक तरफ तो देखिए आप कह रहे हो कि न्यूक्लियर वेपन्स को कम किया जाए और इसको कम करने की बात आप कह रहे हो, दूसरी तरफ आप इतने इतने फंड्स आप देते हो, 1 ट्रिलियन डॉलर्स। 1 ट्रिलियन डॉलर्स कितने ज्यादा होते हैं, तो दूसरी तरफ आप ऐसी ऐसी बातें करते हो, तो मतलब ये कंट्राडिक्शंस है यहाँ पर। और अब ओबामा ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने की बात होगी। ये जो रेजोल्यूशन वो पास करने की बात कर रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, वो तो नॉन बाइंडिंग होगा। अगर ये रेजोल्यूशन पास भी होगा तो भी उनकी सीनेट और कांग्रेस वो उनको क्रिटिसाइज करने की बात कर रहे हैं। और ये देखिए ये कंट्री कैसे मानेंगे, इन कंट्री को मनाना मुश्किल है। चाइना, ईरान, इजराइल और इवन इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ये सीटीबीटी पर मानेंगे ही नहीं। और कोई भी पास करने के लिए सीटीबीटी पे एग्रीमेंट के लिए इन कंट्रीज को मनाना जरूरी है। अभी एक और बात निकल कर सामने आ रही है। फिलहाल जो यूएसए है वो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स से हटकर नॉन फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जा रहे हैं। समझ गए? इसका मतलब ये है फिलहाल उनके पास पॉलिसी ये है फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी अगर कोई भी देश कुछ किसी तरह का भी अटैक हो तो वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स क्या कहते हैं कि पहले हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए। फिलहाल ये सिर्फ 2 देश ऐसे हैं, चाइना और इंडिया, इन्होंने अपनी पॉलिसी को नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बना रखा है। लेकिन इंडिया ने 2003 में इसका एक्सपेंशन कर दिया था। इंडिया ने कहा था कि अगर कोई बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक होता है तो भी हम ये न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल कर लेंगे। और चाइना भी फिलहाल कंसीडर कर रहा है कि यूएसए का जो प्रभाव बढ़ रहा है साउथ चाइना सी में, तो चाइना भी कंसीडर कर रहा है कि हम ये नो फर्स्ट यूज को छोड़ के फर्स्ट यूज की तरफ आ जाएं। तो ठीक है, अब यूएस से इस तरफ कदम बढ़ा रहा है अपने, यूएस चाहता है कि हम नो फर्स्ट यूज की तरफ जाएं। मतलब अभी उन्होंने डिसीजन नहीं लिया लेकिन एक बात चल रही है वहां पर। और देखिए अब यूएसए है, यूएसए 45% जो वर्ल्ड का आर्सेनल है वो है सिर्फ यूएसए के पास में है। 45%, आप देखिए कितनी बड़ी फिगर यहां पर है। और सभी तरह के आर्म्स इनके पास है, साइबर आर्म्स, टेक्नोलॉजिकल आर्म्स, कंप्यूटर आर्म्स। अगर यूएसए नो फर्स्ट यूज की तरफ जाता है तो भी उससे कोई खास इतना ज्यादा नुकसान होगा नहीं। लेकिन इसके अगेंस्ट भी 2 बातें निकल कर आ रही हैं। अगेंस्ट जब भी कोई बात होती है अगेंस्ट तो आएगा ही आगे। दो बातें क्या क्या निकल कर आ रही हैं। एक तो कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये सिर्फ वर्ड्स ही बन के रह जाएंगे, यानी इसमें कुछ होगा नहीं और ये सिर्फ कोई भी कंट्रीज पे, एडवर्स कंट्रीज पे विश्वास नहीं करेगा, तो सिर्फ एक वर्ड्स बन के रह जाएंगे। और दूसरा हमारा यहाँ पर है जो इसके एलाइज हैं, मतलब इसका वैसे जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ वर्ड्स बन के रह जाएंगे, इसके खिलाफ भी एक आर्ग्यूमेंट निकल के आता है। पहले आपको इसका खिलाफ का आर्ग्यूमेंट बता देता हूँ। खिलाफ का आर्ग्यूमेंट ये बना देता है, देखिए अगर आप फर्स्ट यूज कहते हैं तो डिप्लॉयमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आपका फर्स्ट यूज कहते हैं तो तभी तो आप डिप्लॉय करते हो दूसरी कंट्रीज के आसपास। जैसे अब रशिया के साथ यूएसए की लड़ाई चल रही है, उनकी फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी है, तो वो क्या करेंगे, रशिया के साथ साथ लगते जो इनके एलाई कंट्री हैं जैसे पोलैंड होगा, यहां पे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को स्टैब्लिश करेंगे। अगर नो फर्स्ट यूज है तो वो कैसे एग्रेसिव इंस्टॉल करेंगे, यानी फर्स्ट यूज है वो इनहेरेंटली डिस्टेबलाइजिंग है, ये डिस्टेबलाइज करता है पूरे रीजन्स को। और दूसरा आर्ग्यूमेंट, दूसरी खिलाफत ये है कि अगर यूएसए नो फर्स्ट यूज कर भी दे तो भी जो इसके एलाइज है, नाटो एलाइज जैसे साउथ कोरिया, जापान है, वो कहते हैं कि यूएस की जो कमिटमेंट है हमारी सिक्योरिटी की वो वीकन होती है इससे। और इवन यूके और फ्रांस जैसी कंट्रीज भी कहते हैं अगर यूएसए ने ऐसा किया तो हमारे यहां भी डोमेस्टिक डिमांड उभर कर आने लगेगी कि हम भी ऐसा करें। यूएसए जो, अब देखिए यूएसए ने सिर्फ एक बार इसे इस्तेमाल किया था और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ अभी तक न्यूक्लियर वेपन्स को 1945 में एक बार इस्तेमाल किया गया। तब से लेकर ये एक न्यूक्लियर टैबू है, कोई भी कंट्री से यूज नहीं करना चाहता और इवन इसका सपोर्ट तक नहीं करना चाहता कि इतना ज्यादा नुकसान वहां पे हुआ था। तो सिर्फ एक सोल्यूशन निकलता है इसको कब करने का, वो है न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट। और न्यूक्लियर जो नो फर्स्ट यूज है वही तो कर रहा है, न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट ही तो कर रहा है ये। और अगर यूएसए ने रखा तो बाकी कंट्रीज पर भी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी, बाकी कंट्रीज भी नो फर्स्ट यूज की तरफ अग्रसर होंगे। जब यूएसए ने 1945 में पहली बार न्यूक्लियर बम का यूज किया था तो वो था फर्स्ट न्यूक्लियर एज। अब ओबामा के पास एक ऐसा चांस है कि 21st सेंचुरी में सेकंड न्यूक्लियर एज को वो बढ़ावा दें और एक ऐसी मॉरल रेवोल्यूशन वो लाएं और अपनी लिगेसी छोड़कर जाएं जिससे न्यूक्लियर वेपन्स उस लिगेसी में एक ऐसा दिखे कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने के लिए काम किया।
ठीक है, आज का क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछता हूँ। टेस्ट मेक दिस सेशन इंटरेक्टिव। पहले एक दो क्वेश्चन पूछे थे, आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया एंड आफ्टर दैट आई फॉरगॉट टू आस्क। आप थोड़ा जोश दिखाइए, आप भी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक इंडिया में भी एक डिबेट चल रही है, इंडिया में भी डिबेट चल रही है कि इंडिया के नेबरहुड में है काफी जो दोनों पाकिस्तान और चाइना का अलायंस देखने को मिल रहा है। क्या इंडिया को फिलहाल की नो फर्स्ट यूज जो पॉलिसी है, न्यूक्लियर पॉलिसी है, यानी इंडिया ने कह रखा है कि वो न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसका पहली बार में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई देश हम पे न्यूक्लियर अटैक या फिर केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन से अटैक करता है तभी हम अटैक करेंगे। तो हमारे देश में भी एक डिबेट है कि हमें अब नो फर्स्ट यूज छोड़ देना चाहिए और फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ अग्रसर होना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि हमें जो नो फर्स्ट यूज है उसको छोड़ के फर्स्ट यूज अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए? ठीक है, आप कमेंट में आंसर दीजिए। देखते हैं कितने डाइवर्स व्यूज निकल कर आते हैं इस मुद्दे पर। जितने ज्यादा डाइवर्स व्यूज निकल कर आएंगे उतने ज्यादा हेल्पफुल होगा हमारे प्रिपरेशन के लिए। अगला आर्टिकल है टोटलाइजर का। आर्टिकल ये है टोटलाइजर। मैं आपको बताता हूं इसके बारे में क्या होता है। टोटलाइजर एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो ईवीएम से जुड़ा होता है। ईवीएम यानी वोटिंग मशीन में, इलेक्शन में यूज होता है। इलेक्शन में आपने देखा होगा ईवीएम मशीन होती है और ईवीएम मशीन रिजल्ट को आसान बना देती है और एक एक बूथ का रिजल्ट, ये यानी रिजल्ट के बाद उसे बटन दबाते हैं और एक पर्टिकुलर बूथ का रिजल्ट आ जाता है। और टोटलाइजर क्या करता है, ये सभी ईवीएम के कंट्रोल यूनिट से जुड़ा होता है और ये एक पर्टिकुलर बूथ का रिजल्ट नहीं देता, एक टोटल ओवरऑल रिजल्ट ये देता है। यानी बूथ का रिजल्ट नहीं देके एक ओवरऑल रिजल्ट देता है। अब ये आर्टिकल डिस्कस करते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि आप टोटलाइजर मशीन्स पर काम कीजिए और इस पर एक फाइनल डिसीजन लाएं। और ये टोटलाइजर मैंने आपको बताया क्या करता है, ये मिक्सिंग ऑफ वोट्स ऑफ वेरियस बूथ्स बिफोर काउंटिंग। अब देखिए, देखने में तो सिंपल लगता है कि बूथ लेवल पर पता चल जाएगा तो अच्छे से इलेक्शन होंगे। तो टोटलाइजर की जरूरत क्या है? टोटलाइजर की जरूरत इसलिए है कि होता क्या है, जब बूथ लेवल पर हमें वोटिंग का पता लग जाता है किसी भी बूथ पर, क्योंकि एक अगर हमें फिलहाल क्या होता है, ईवीएम के रिजल्ट से हमें एक पर्टिकुलर बूथ के कितना वोट मिला किस पार्टी को, वो सब कुछ हमें पता लग जाता है। जब किसी पार्टी को यह पता लग जाता है तो होता क्या है, अगले इलेक्शन में प्री पोल ही उनको धमकाना स्टार्ट किया जाता है। यानी आप वो वोट ही मत दें, अगर वो वोट नहीं देंगे तो दूसरी पार्टी को ऑटोमेटिक फायदा हो जाएगा। इसलिए प्री पोल धमकाना स्टार्ट कर देते हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के लोग। और इवन पोस्ट पोल भी बदला लेने की बात होती है, यानी हरासमेंट स्टार्ट हो जाती है उस पर्टिकुलर बूथ के लोगों के खिलाफ में। और इसीलिए यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज जो है अलग अलग रिस्पॉन्स निकल कर आ रहे हैं। कुछ पार्टीज इसको वेलकम बता रही हैं, कुछ पार्टीज कहते हैं काजन के साथ इंप्लीमेंट करना चाहिए। इवन द पार्टीज लाइक बीजेपी, लाइक they have the reservations. They said it is you can say that good for the political parties to have the booth level result. They can make their booth level strategy. देखिए, एक लेवल के बाद में पॉलिटिकल पार्टीज को इससे नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक बूथ पर उनको उस बूथ के सोशल कंपोजिशन का पता होता है और ओपिनियन सर्वे भी आजकल आते हैं, वो भी बता देते हैं कि किस बूथ पर कितना वोट मिलेगा। मतलब वो बड़े लेवल के जो नेशनल न्यूज चैनल वाले सर्वे नहीं, लोकल लेवल पर भी एक सर्वे होते हैं, उससे भी बूथ लेवल का पता लग जाता है। आजकल तो इवन कास्ट टाइप की चीजों से ही पता लग जाता है कि कितने पार्टीज कौन सी किस पार्टी से फेवर में है। तो फिलहाल ईवीएम से देखिए ये नहीं पता लगता कि किस व्यक्ति ने किसको वोट दिया, लेकिन किसी पर्टिकुलर बूथ पर एक पर्टिकुलर डोमिनेंट कास्ट होती है तो पता लग जाता है कि इस कास्ट ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के विरोध में वोट किया। तो वही बात है, दोबारा उस पर्टिकुलर कास्ट के खिलाफ में एक हरासमेंट जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है और एक बदला लेने की बात जो होती है। तो टोटलाइजर का यही फायदा, एक मिक्स कर देगा, एक सीक्रेसी रहेगी, पता नहीं लगेगा कि एक पर्टिकुलर बूथ पर किसी कास्ट के लोगों ने खिलाफ वोट किया या पक्ष में वोट किया है। इलेक्शंस में देखिए वर्कर्स का यूज होता है बहुत ज्यादा। वर्कर्स स्ट्रेटजी बनाते हैं मोबिलाइजिंग के लिए और वोटर्स को मोटिवेट करते हैं वोट देने के लिए और फैसिलिटेट भी करते हैं कि वो आसानी से अपना वोट दे सकें बूथ पर आकर। और वर्कर्स एक आमतौर पे क्या होता है, एक वर्कर कौन होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वही लोग होते हैं जो डोमिनेंट कास्ट के लोग वहां पे होते हैं। यानी अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोग वहां पर हैं उस बूथ पर तो उसी कास्ट के लोगों को वर्कर बनाया जाता है। तो ये वर्कर भी काफी सहायक हैं ये पता लगाने में कि हमारे बूथ पर कितना वोट आएगा या नहीं आएगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज को एक लेवल के बाद नुकसान नहीं होगा, टोटलाइजर का फायदा ज्यादा है। और देयर इज नो हार्म टू यूज ए न्यू टेक्नोलॉजी। इवन व्हेन द ईवीएम वाज नॉट यूज्ड, some parties were raising concerns why to use the EVM, there will be loss, there will be some parties will be at disadvantage. So there is no harm to use a new technology. अगर फायदा नहीं होगा तो कहीं बाद में कहीं कभी भी वो बंद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम यूज तो कीजिए। और टोटलाइजर का तो देखिए यहाँ पर फायदा ही है। ठीक है, टुडे वर 4 आर्टिकल्स टू डिस्कस एंड थैंक्स गाइस फॉर लिसनिंग। थैंक्स।